हेलो फ्रेंड्स। सो डेट आज की है 15 जुलाई 2020 एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज न्यूज़ डिस्कशन। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग द हिंदू में एडिटोरियल के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के द हिंदू पेपर में वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रॉपर बने रहे और एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होने के वजह से आपको क्या चल रहा है एक्स्ट्रा वर्ल्ड में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपका होलिस्टिक एक आपका एक आइडिया क्रिएट हो सके। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें से 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में हमने कल भी न्यूज़ में डिस्कस किया था जो आज एडिटोरियल में आए हैं। तो उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास पॉइंट नहीं है, थोड़ा बहुत होलिस्टिक मतलब थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आज न्यू हैं। तो एक रिवीजन टाइप से उसको जल्दी से निपटा लेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल छाबहार फोर्ट के बारे में हमने कल डिस्कस किया था होलिस्टिकली, उसके बारे में आज आर्टिकल है। तो इसको हम लोग वैसे ही डिस्कस करेंगे क्विकली। और फिर आज एक हम लोग न्यू आर्टिकल देखेंगे, तबलीगी जमात के ऊपर आर्टिकल है। तो तबलीगी जमात देखिए आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी इसके बारे में ज़िक्र है और हम लोग इस चीज़ को इसके बारे में उतने ज़्यादा एडिटोरियल्स जो भी आए हैं वो कम्युनिस्ट एडिटोरियल आए हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला एडिटोरियल है जो कि कोई किसी ने लिखा नहीं है, ये द हिंदू ने कहीं से इसको कॉपी किया है, कोई एक टेक्स्ट से इसको कॉपी किया है। तो जिस वजह से इसको डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यूएस ने जो अभी कल हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था उसके ऊपर एक न्यूज़ है कि जो ट्रम्प के प्रेशर के वजह से जो यूनाइटेड किंगडम ने 5G का जो हुआई के साथ जो जो उनका जो अभी एक एग्रीमेंट चलने वाला है उसके ऊपर वो जो सोच रहे हैं उसके ऊपर एक न्यू आर्टिकल आया है। तो क्या डायमेंशंस आज के आर्टिकल में कवर कर रहे हैं राइटर वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फर्स्ट में है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ नॉर्म सजेस्ट किए गए हैं। अभी ये मैंडेटरी नहीं है, ये सजेशन आया है एनसीईआरटी और एक संस्था प्रज्ञता प्रज्ञता के द्वारा। तो इसके में क्या-क्या नॉर्म्स हैं और किस-किस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सब नॉर्म्स को रखा है, क्योंकि ये एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप डायरेक्टली ये जो 8-10 पॉइंट है इसको आप कोट कर सकते हो, हम डिस्कस करेंगे। फिर ट्रम्प ने जो अभी हांगकांग के साथ जो उन्होंने अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है कंसेंसस कि उनके साथ जितने भी जो ट्रीटीज़ हैं, जो उनको फ्री ट्रेड और जो थोड़ा रियायतें जो दी गई हैं उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो बातें चल रही हैं, उसके ऊपर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर हमने कल एक आर्टिकल परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हम लोग सिर्फ ये डिस्कस किया था कि डिप्लोमेटिक बैग क्या होता है। उस दिन उतना खुल के ये सारा कुछ आया नहीं था इसके बारे में। तो आज एक नई प्रोसीडिंग है जिसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो अभी फिलहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, श्री शिवाशंकर, उनको काफ़ी लंबा कल शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 1:20 पे जब न्यूज़पेपर छपने गया था ये, तब तक उनके ऊपर पूछताछ जारी थी 7-8 घंटे कंटिन्यूअस। तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी एप्रीहेंशंस लग रहे हैं कि शायद यही इन्वॉल्व्ड है और उनको कोर्ट में हो सकता है पेश किया जाएगा, कोची लेके जाया जाएगा उनको। तो कुछ उसमें प्रोसीडिंग्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल्स नहीं है, हो सकता है कुछ आने वाले दिन में एडिटोरियल इसके ऊपर आएँ। फिर यूएस चाइना डायलेमा, आज का जो लीड आर्टिकल है एडिटोरियल में वो ये है कि सॉरी, इंडिया चाइना डायलेमा, जो चाइना जो है इंडिया के पॉलिसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी उनको डायलेमा है कि वॉर करें या फिर नहीं करें। उनके जो अंदर में उनके जो थिंक टैंक्स है, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कह रहा है करो, कोई कह रहा है नहीं करो। तो इंडिया को अभी जब इंडिया अभी नया जो अपना टाइज़ को अपने रिन्यू करना चाहता है चाइना के साथ, तो उसके अंदर वो क्या चाहता है आगे कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस-किस पॉइंट को हम लोग मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और जो राइटर हैं वो काफ़ी मतलब वो चाइना में पढ़ी हैं और चाइना के प्रति मतलब 4-5 क्वालिफ़िकेशन है, वो हम लोग देखेंगे आर्टिकल के अंदर में। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हैं और आपको बिल्कुल होलिस्टिक व्यू मिलेगा जो कि चाइना क्या सोच रहा है, चाइनीज़ न्यूज़पेपर के थ्रू। तो फिर उसके बाद लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी ऑन इंडिया, छाबहार पोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। यही सेम पॉइंट्स हैं, उसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर सेंडिंग राइट मैसेजेस जो है ये कम इसमें आपका साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग को किस प्रकार से लड़ना चाहिए,
कोरोना वायरस से, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेंटर जो नॉर्म्स अभी सजेस्ट किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी की तरफ से ट्यूसडे को पारित हुआ है। वो ऐसा कहता है कि करीब 1.5 आवर्स एक किसी भी क्लास में, जैसे क्लास 1 से 8 के बच्चों को सिर्फ 1.5 आवर्स पर डे पढ़ाना होगा स्क्रीनिंग, और 3 आवर्स 9 टू 12 बच्चों के लिए अलाउड है। और किंडरगार्टन और केजी पीजी जो बच्चे हैं उनको सिर्फ 30 मिनट के लिए स्क्रीन टाइम देना चाहिए पर डे, और उनको पेरेंट्स को उसमें सम्मिलित होना है कि नहीं होना है, ये भी जो है कि वो उसके साथ नोटिफाई स्कूल्स को करना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उनके तरफ से ये एडवाइजरी जारी हुआ है, और ये मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट्स अपने लोकल नीड्स के अनुसार वो उसको अपने अनुसार वो उसको ढाल सकती हैं। तो इसमें कुछ जो गाइडलाइंस हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये लोग सब इस सब चीज़ को, ये टाइम टेबल पारित किए हैं या फिर सजेशन दिए हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कि जो स्टूडेंट जितने भी हैं वो अलग-अलग डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, अलग-अलग क्लासरूम्स में बैठते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही क्लासरूम में बैठे हैं लेकिन वो अलग-अलग कैटेगरी से आते हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाय चांस उस बच्चे के पास कोई भी जैसे ये नहीं है, मतलब ज़रिया नहीं है जिसकी तरह से वो सारा कुछ को, या तो वो स्मार्टफ़ोन 4G इंटरनेट एक्सेस है उसके पास, या फिर उसके पास कोई इंटरनेट एक्सेस है लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर के अंदर है आपका उसके पास, और या फिर मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों है उसके पास, या फिर उसके पास सिर्फ़ टेलीविज़न है, ना मोबाइल फ़ोन है, ना कंप्यूटर है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ टेलीविज़न में डीटीएच कनेक्शन है, या फिर वो रेडियो के थ्रू सुनता है, जो कि एक नॉर्मल साधारण सा मोबाइल फ़ोन के अंदर रेडियो इन आता है, उसके उसके थ्रू वो अपना सुनना चाहता है, अपना जो भी क्लास में उसका हो रहा है या फिर एनसीईआरटी जो पारित कर रहा है वो, या फिर उसके पास कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, तो वो क्या करेगा? जो डिजिटल डिजिटल एजुकेशन उसको कैसे मिलेगा? तो ये सब सारा कुछ को ध्यान में रखते हुए ये जो गाइडलाइन है उसको बनाने का ये एनसीईआरटी दावा करती है, और ये एक सर्वे को लेने को बोलती है। वो लोग अपने जितने लोकल क्लासरूम्स हैं अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया में, उनको कहती हैं कि आप एक सर्वे लीजिए जिसमें आप अपने जितने कैटेगरी के बच्चे आपके क्लास में हैं, उन सब के बारे में उसमें एक आपका रिपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि जो एसिमेट्रिकल लर्निंग जो हम लोग अभी सोच रहे हैं करने का, तो उसमें किस प्रकार से आप लोग को आगे बढ़ना है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ेस टू फ़ेस क्लासरूम ही हो, ऐसा ये एडवाइस करते हैं कि schools advise school to first survey their own student, making decision about the mode of teaching. The goal is not टू ट्राई रिक्रिएट फेस टू फेस क्लासरूम, मतलब फेस टू फेस ज़रूरी नहीं है, इसके ऊपर ही एम्फेसिस हो कि आप सिर्फ जूम ऐप से ही आप क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको और भी तरीके, किसी भी तरीके से आप जो है उसको क्लासरूम को मतलब कंटिन्यू करवा सकते हैं। और फिर जो चिल्ड्रन हैं उनको आपको ये भी ध्यान देना होगा कि चिल्ड्रन अलग-अलग तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिए कि डाउनलोड कर सकें वो लेसन्स को, वो लिसन कर सकें रेडियो को, फिर टीवी प्रोग्राम देख सकें, और फिर कम्युनिकेट करना अगर चाहें वो क्रिएटिव तरीके से व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू, तो उनके लिए भी वो लाइन्स उनकी, मतलब उनको ऐसा मतलब सुविधा होना चाहिए कि वो इस सब किसी भी तरीके से अगर वो चाहें फ़ायदा उठाना, तो उस इसमें ये ऑनलाइन क्लासेस का वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? तो ये एक टाइम टेबल स्टेट्स को अपने अनुसार डेवलप करके लेकर के आना है, जिसके अंदर उनको और भी 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ये देखना है कि एक ही घर में हो सकता है, एक ही मोबाइल हो या फिर एक ही कंप्यूटर हो या फिर जो भी डिवाइस हो जिससे उनको पढ़ाई करना है, वो एक ही हो घर में, और उसमें 3-4 बच्चे हों और उनको अलग-अलग टाइम पे वो चीज़ को एक्सेस करना है। ये तो एक साथ तो वो सारा अगर प्रोग्राम एक ही साथ आएगा तो वो लाइव उसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ के मद्देनज़र भी उनको अपना ध्यान देना होगा कि ऐसे वो लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं स्टेट्स। और फिर उनको ये भी देखना होगा कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ऐसा हो कि जो उन दोनों के लिए आरामदायक हो, फ़ीज़िबल हो, कि वो लोग ईज़िली उस चीज़ को मतलब कर सकें, उनको ऑपरेट, और उनको उनके पास वो चीज़ अवेलेबल हो। और फिर
पेरेंट्स को कितने हद तक इन्वॉल्व करना है, ये भी वो अपने गाइडलाइन में लिख कर के बताएँ अभिभावकों को, ताकि वो ध्यान दे सकें अपने तरफ से। और उनको ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो टीचर हैं, वही पेरेंट्स भी हैं अपने बच्चों के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्टूडेंट का कोई एक मम्मी अगर वो टीचर है उनकी, और स्कूल में किसी, और उसी क्लास में जिस क्लास को पढ़ाती हैं, उसी क्लास में उनका बच्चा भी पढ़ता है। तो वो वही एक मोबाइल को यूज़ करके वो बना रही हैं अपना सबकी लेक्चर, लेकिन उनका बेटा जो है वो लाइव वो चीज़ देख नहीं पा रहा है, या फिर वो किसी दूसरे क्लास में उनका बच्चा पढ़ता है और वो मोबाइल लेकर के बना रही हैं, और उस टाइम पर पे उनका जो बच्चा है वो चीज़ उसको अवेल नहीं कर पाता। ये सब सारा कुछ को भी ध्यान में रखते हुए जो भी करिकुलम इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है, टीचर मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट्स को इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे करना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा हांगकांग के ऊपर है कि किस प्रकार से चाइना को जो है वो अपना मतलब जो ट्रीटमेंट जो चाइना हांगकांग के ऊपर कर रहा है, और उसके बारे में कोई भी इंटरनेशनल पोर्टल पे वो उसका मतलब क्लेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, और ऐसे एप्रीहेंशंस आ रहे हैं कि चाइना हांगकांग का गलत फ़ायदा उठाता आया है बहुत डेकेड से। तो अब इस मौके को, ये जो मौका अभी चाइना जो हांगकांग को पड़ रहा है, तो इसी मौके के ऊपर बहुत सारे जो इंटरनेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएस ने लगाया है, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कोई सोच रही हैं, कोई अभी फॉर्मुलेट कर चुकी हैं, ड्राफ्टिंग हो चुका है कि हांगकांग के ऊपर अब सैंक्शंस लगाने की ज़रूरत है। सैमसंग मतलब सैंक्शंस एज़ सच नहीं, लेकिन जो पहले से उनको जो रियायतें मिलती थी ट्रेड में, जैसा आपको पता होगा कि पहले इसमें ये जो हांगकांग आपका जगह है, ठीक है? ये हांगकांग है आपका, ये हांगकांग है कोने में, और ये पूरा चाइना है आपका। उसी तरह ये हांगकांग का ये थोड़ा-सा मतलब मतलब ज़ूम्ड सैटेलाइट व्यू है। इसमें आप देखिए कितना ज़्यादा ये अंदर-अंदर इसके अंदर जा सकते हैं, और मतलब सी रूट और पानी का जो इसका यातायात, कहीं पे भी अगर पानी का ज़्यादा मतलब अंदर जा सकते हैं अगर आप स्टेट्स में, तो उसमें वहाँ पे जो लॉजिस्टिक जो चार्जेस हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो और यहाँ पे ये सेम ऐसे ही था आपका इंग्लैंड में भी, तो जिस वजह से इंग्लैंड जो है इंडस्ट्रियल, और यूएसए में भी बहुत हद तक जो वेस्टर्न को ईस्टर्न कोस्ट जो है उनका, वो बहुत हद तक ऐसा ही है, जिस वजह से उनका लॉजिस्टिक काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है एक माल ढुलाई इधर-उधर करने का, और उस वजह से यहाँ ये जो कोने-कोने पे है इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं, और बीच-बीच में आपका जो है वो रेजिडेंशियल एरिया हो जाता है, और इस वजह से ये जो काफ़ी प्रॉफिटेबल ये पूरा एरिया हो जाता है कहीं पे भी, जहाँ पे भी ऐसा एक स्ट्रक्चर हो, मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो। तो इसी का फ़ायदा उठा कर के जो ब्रिटिश ने इसको लीज़ पे लिया था बहुत दिन पहले, आपको पता होगा 99 ईयर्स का, तो वो जो लीज़ है वो ख़त्म हो गया था आपका 1990s में, और उसको और उस टाइम पे जब वो हट रहे थे वहाँ से, तो उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था हांगकांग। 1997 में ये लीज़ जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो हांगकांग उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, और वहाँ के जितने कंपनीज़ हैं वो लोग वहाँ से हटने का सोच रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन का लीज़ वहाँ से हट चुका था। तो लेकिन फिर उसके बाद उस कंपनी को वहीं पे टिकाने के लिए चाइना ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया, कि उन्होंने वो कहा कि आप इस यहाँ पे वो कंपनीज़ टिके रहें, इस वजह से हम 2047 तक हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग यहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके, जो फ्रीडम टू स्पीच है, असेंबली है, प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पेच प्रेस है, ये सब सारा कुछ यहीं पे मेंटेन रहेगा, जैसा कि पहले से होता आया है हांगकांग के अंदर। और कॉन्ट्रेरी टू व्हाट, कि चाइना में ये सब सारा कुछ फ्रीडम और ये सब फंडामेंटल राइट्स उनको अवेलेबल नहीं है वहाँ के सिटीजन्स के लिए। तो ये सब सारा कुछ हांगकांग में चाइना का वो पार्ट होते हुए, बजाय होते हुए, हांगकांग को ये सारा कुछ जो फ्रीडम है वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा। तो 2047 तक ये लोग निश्चिंत है कि यहाँ पे चाइना में हांगकांग में हम लोग फ्रीडम से रह सकते हैं। लेकिन अभी देखिए 2020 से ही वो लोग जो है चाइना उसके ऊपर अपना कमांड स्थापित करना शुरू कर दिया है, ताकि धीरे-धीरे 20 साल 25 साल के अंदर वो लोग उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे रियलाइज़ करवा सकें कि हाँ, अब उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो ख़त्म है। क्योंकि एकाएक तो फंडामेंटल राइट अगर आप कहीं भी किसी जनता से अगर आप खींचोगे, तो वो खींचने देंगे नहीं। तो जिस वजह से चाइना ने इसका फ़ायदा भी उठाते आया है। देखिए, अब यही सब जो फंडामेंटल राइट्स उसको मिला था, और जो 2047 तक उसको जो प्रिविलेज मिला था, उसकी वजह से बहुत सारा जो है स्पेशल प्रिविलेज मिला था। उसको स्पेशल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट दिया जाता था बाकी कंट्रीज़ के, वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से। और उनको एक्सपोर्ट्स सेंसिटिव टेक्नो भी मिला था, और यहाँ तक कि जो डॉलर्स होते हैं, यूएस डॉलर्स, वो हांगकांग में बिना किसी
एक्सचेंज रेट लगाए हुए यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई एक अगर $1 को अगर आप एक्सचेंज करोगे नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स में, तो वो $1 का आपको एक्सचेंज करने का कुछ ₹1 लेगा कि इतना रुपया मैं रखूँगा आपका डॉलर का, उसके बाद मैं आपको इंडियन करेंसी में दूँगा। तो ये चीज़ चाइना में होता है, चाइना में भी ऐसे ही होता है, लेकिन हांगकांग में ऐसा नहीं होता। हांगकांग में अगर अगर ₹71 अगर आपको मिलना है $1 का पैसा, तो वो ₹71 पूरा बैंक आपको निकाल कर के देगी। तो ये चाइना का जो है कि ये चाइना इसका फ़ायदा उठाता था, चाइना अपना सारा कुछ डॉलर यहाँ से एक्सचेंज करवाता था और बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ भी यहाँ पे आकर के और मतलब 1100 से कम करीबन कंपनीज़ जो है यूएस का वो यहाँ पर आकर के अपना काम करती हैं और चाइना के से बिज़नेस करती हैं सारा पूरा डायरेक्ट और यहाँ का जितने भी जो जो आपके एक्सपोर्ट जो यहाँ पे रियायतें हैं उसका फ़ायदा उठाती थी और चाइना वाले भी ऐसे ही करते थे। दोनों तरफ से ये सब कुछ सारा कुछ गोरखधंधा जो चल रहा था उतने दिन से, लेकिन चाइना अब जो है अपने यहाँ के अंदर बहुत ज़्यादा अपना हाथ पसार रहा है और यहाँ के जो फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उसका बहुत ज़्यादा हनन कर रहा है, जिस वजह से जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो लोग ने ये मतलब ऐसा कदम उठाया है कि अब जितने भी जो इकोनॉमिक और ट्रेड उनके जो उनको जो मिला हुआ था, जो भी उनको जो फ़ायदा जो मिल रहा था हांगकांग में, वो सब चीज़ को अब वो लोग हटा देंगे और इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए जो है कि अभी ट्रम्प ने उस चीज़ के ऊपर साइन कर दिया है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो कि अब जो उनका जो ये सैंक्शंस था इकोनॉमिक जो उनको मिल रहा था जितना भी फ़ायदा, वो सब अब उनको नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक इसी आर्टिकल में एक और डायमेंशन देता है कि कैसे अब जो है यूएसए और भी ज़्यादा वोकल होते जा रहा है चाइना और वायरस के ऊपर में, कि वो ये कहते हैं कि जैसे जो पोम्पियो जो है वहाँ पे, तो ये ऐसे कहते हैं कि चाइना जो है अपना मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रहा है साउथ चाइना सी में और वो अपने जो नेबरहुड है उनको भी काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहा है और वो अपने इस तरह के एम्बिशंस को मतलब इंटरनेशनल पोर्टल पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से हम लोग अब उसके लिए अब डिसिसिव स्टेप्स हमें उठाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है और इसके मद्देनज़र जो है कि हवाई टेक्नोलॉजीज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपना पैर पसार चुकी थी, अपना जो उनके मोबाइल्स या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि सस्ता मिलता है और ठीक-ठाक उनका काम भी हो जाता है। मतलब थोड़ा टिकाऊ है, नॉर्मल चाइनीज़ कंपनी जैसा नहीं है। थोड़ा-सा हुआई जो कंपनी है वो थोड़ा ठीक है। तो उस उन सब के ऊपर में भी इनको अब जो हुआई को है वो बहुत जगह पे उनको उसके ऊपर बैन और सैंक्शंस लग रहा है। यूएसए तो नहीं यूज़ कर रहा है अभी। एक नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, कल भी हम लोग उसको डिस्कस किए थे कि यूके के ऊपर भी यूके पहले मान लिया था कि नहीं हुआई हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अब यूके भी सोच रहा है कि नहीं, अब हम लोग उस चीज़ को हुआई को उतना ज़्यादा मतलब नहीं दे सकते, नहीं तो फिर आगे चल कर के इतना ज़्यादा सर्विलेंस टाइट हो जाएगा चाइना का कि हमको हुआई अल्टीमेटली तो हटाना ही पड़ेगा अपने देश से। तो जब हटाना ही पड़ेगा तो हम लोग शुरू में ही हम लोग किसी और को क्यों ना लगाएँ। तो ये चीज़ के ऊपर बातें अभी चल रही हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा केरला गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है शिवा शंकर, उनको ग्रिल किया करीबन 7 आवर्स तक। राष्ट्र मतलब ऐसा न्यूज़पेपर में आज द हिंदू में आया कि 5:30 बजे ट्यूसडे को वो आए थे वहाँ पे, जो उनका जहाँ पे उनको पूछताछ करना था कस्टम वाले पे, और फिर रात को 1 बजे तक वो लोग 1:20 तक जब तक पेपर छपने को गया था तब तक वो वहाँ से निकले नहीं थे 1:30 तक। तो इतना लंबा जो है वो उनके उनसे बातचीत चला और ऐसे स्पेक्युलेशन चल रहा है कि कस्टम जो है उनको अरेस्ट करके और स्मगलिंग के चार्जेस पे उनको कोची कोची लेकर के जाए, क्योंकि वहीं पे जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट है। और फिर टीवी जर्नलिस्ट और ये सब सारा का क्रू जो है वो वहाँ पे रक्कस क्रिएट कर रहा है और सबसे बड़ा बात है कि वहाँ पे जो लोकल जो बीजेपी और जो कांग्रेस की जो जो कार्यकर्ता हैं उस केरला स्टेट के अंदर में, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शिवशंकर, उनका ऐसा माना जा रहा है कि उनका एम विजयन जो वहाँ की जो पार्टी है उनसे कुछ क्लोज रिलेशंस हैं और जिस वजह से जो ऑपोजिशन जो वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उनको भी एक मुद्दा मिल गया है और ये काफ़ी बड़ा एक इशू वहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है। जैसा आपको पता होगा बैकग्राउंड की हम लोग डिस्कस किए थे कि स्मगलिंग हो रहा है डिप्लोमेटिक बैग के थ्रू। डिप्लोमेटिक बैग क्या होता है? डिप्लोमेटिक बैग वो होता है कि जैसे अगर हमारा भारतीय दूतावास किसी दूसरे देश में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दुबई कंसर्न्ड है, तो दुबई में भी हमारा भारतीय दूतावास है, जो एम्बेसडर जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे सामान जब इंडिया के अंदर से जब जाता है उनके पास, तो वो एक कार्गो मतलब
कहीं भी बॉक्स बंद करके जाएगा, ब्रीफ़केस में जाएगा, तो उसमें लिखा होता है कि ये एम्बेसी के थ्रू जा रहा है, एम्बेसी के पास जा रहा है। तो वो सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से हर एक कंट्री में ऐसा एक प्रोटोकॉल होता है कि उनके सामान को कोई भी सिक्योरिटी में चेक नहीं करता है, ना ही स्कैन करता है। तो जिस वजह से उसका फ़ायदा, गलत फ़ायदा उठा कर के ये लोग यहाँ पे ऐसा गोरखधंधा कर रहे थे कि यहाँ से गोल्ड और वहाँ से गोल्ड जो है स्मगलिंग होता था बीच में। तो ये अभी पिछले साल से 2-3 बार ये चीज़ पकड़ा गया है। तो अब इसके ऊपर जो है वो एनआईए जो है कि बिल्कुल गहन इसके ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इसमें जो इन्वॉल्व है उन सबको पकड़ा जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्टैंड ऑफ एंड चाइनाज़ इंडिया पॉलिसी डायलेमा के ऊपर है। तो इसमें ओवरलुक, जैसे हमने कल भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम लोग जो बड़ा आर्टिकल जो एडिटोरियल्स जो आता है उसके ऊपर हम लोग अब ओवरव्यू लेना शुरू करेंगे। तो ये ओवरव्यू है कि इसमें हम लोग क्या इस आर्टिकल में टोटली हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, तीन तीन मेजर इश्यूज हैं आर्टिकल के टोटल। पहला ये है इंट्रोडक्शन कि चाइना का क्या डायलेमा है पॉलिसी का। फिर उसमें वहाँ पे स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं कुछ ऐसे जो कि जिंगोलिज्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब वॉर वॉर हो और ये सब सारा कुछ बिल्कुल अशांति क्रिएट हो, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं वहाँ पे एलओसी के ऊपर में, जो कि एलओसी के ऊपर जो टेंशन्स है उसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं कि उसको इंटरनली जो है अशांतियाँ फैलाते रहो कश्मीर के अंदर में, और फिर माओइस्ट को आप यहाँ पे सपोर्ट करते रहो इकोनॉमिकली, और फिर या फिर अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो वहाँ पे जो जो वहाँ पे गुंडई करते हैं, जो वहाँ के जो इंसर्जिस्ट ग्रुप हैं, उनको आप लोग मतलब मशीन गन और ये सब सारा कुछ एम्यूनेशंस और उनको ट्रेनिंग ये सब कुछ देते रहो, ताकि अंदर में जो है कि उनका वहाँ पे टेंशन चलता रहे और इंडिया जो है हमसे डरे रहे, क्योंकि आप वॉर करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। तो इसी चीज़ को, और फिर लास्ट में कंक्लूजन में ये कहते हैं कि ये जो डायलेमा उनके पे चल रहा है कि उन पे वॉर करना चाहिए इंडिया के ऊपर या फिर नहीं करना चाहिए, इंटरनली सारा कुछ जो है उनमें प्रॉब्लम करना चाहिए। तो ये डायलेमा चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है और इंडिया को आगे इस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल इंडिया, और जैसे आपको पता है कि कल करीब-करीब 10-12 घंटे सुबह सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे गए थे कमांडर स्टॉक के लिए और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक वापस नहीं, मतलब निकले नहीं थे वो लोग। चाइना और इंडिया जो बातें चल रही है एलएसी के ऊपर में। तो इतना कुछ जब चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू दिल्ली सोच रहा है कि अभी न्यू हम लोग टाइज़ को रीसेट करें बीजिंग के साथ और कैसे आगे करके बढ़ना चाहिए। तो वही उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखती हैं जो राइटर है वो, कि क्या हम लोग का आगे होना चाहिए और चाइनीज़ न्यूज़ में, मैगज़ीन्स में और वहाँ के थिंक टैंक्स क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली में। तो उसके ऊपर ये पूरा चर्चा है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि चाइना जो है अभी फ़िलहाल उसका जो है कि पूरे वर्ल्ड में उसका कैसा एक्सपेंशनिस्ट उसका एम्बिशंस है, हम सबको पता है। इंडिया को लेकर के वेस्टर्न कंट्री सबको पता है कि उसका क्या एम्बिशंस है। तो 15 जून, लेकिन फिर भी 15 जून को जो हमारे वहाँ पे जो एलएसी में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जहाँ पे कुछ जवान हमारे शहीद हुए थे और चाइना के भी कुछ जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जो रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के, वो थोड़े से खटास और ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, ये जो डिबेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है चाइना के अंदर भी, और उनका जो डायलेमा है कि इंडिया के साथ आगे पॉलिसी कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे मतलब चाइनीज़ जो थिंक टैंक्स है, थिंकर जो स्ट्रैटेजिस्ट है, उनका नाम लिया है, जैसे लिन मिंगवांग, ज़ांग ज़ियाडोंग, फिर वो जो कि फुडून यूनिवर्सिटी से है, इनका आप ट्वीट भी पढ़ते होंगे, और ली होंगमेंग, ये संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से हैं। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स डालते रहते हैं। तो जैसे ग्लोबल टाइम्स जो है उनका, उसके ऊपर डालते रहते हैं ये सब आर्टिकल। तो वो लोग ऐसा लिखते हैं कि जो इंडिया के साथ जो अभी फ़िलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची-समझी चाल है और ये बहुत दिन पहले से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो डोकलाम जो इश्यू हुआ था, फिर कश्मीर का जो 360-70 वाला जो इश्यू हुआ है, ये सब सारा कुछ है, चाइना जो है बिल्कुल परेशान हो गया था और उस वजह से ये हम लोग इस चीज़ को मतलब रोक नहीं पाए, और इस वजह से जो है कि हम लोग को यहाँ पे एलएसी में जो है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए अभी 15 जून वाला। और ये इसके अंदर ये भी वो आर्गुमेंट देते हैं कि चाइना को अभी इंटरनेशनल सिचुएशन पे बिल्कुल ऐसा प्रोस्पेक्ट पे लेकर के सोचना चाहिए, ऐसा आगे बढ़ना चाहिए कि इंडिया जो है उसका क्वासी एलाई है यूएसए का। मतलब
पूरे खुल के वो नहीं जाता है उसके सामने यूएस की, वो नहीं बोलता है कि मैं यूएस का एलाई हूँ, लेकिन क्योंकि उसको रशिया से भी अपने जो है रिलेशंस मेंटेन करना है। तो इस चीज़ के वजह से और लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ तो इसके मायने हैं ही, तो जिस वजह से वो जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है उनका बायलैटरल डिफरेंसेस जो उनके बीच में थोड़ा बहुत है, तो उन सब चीज़ के वजह से चाइना और इंडिया के जो टाइज़ है, वो न्यू नॉर्मल तक पहुँचना थोड़ा फ़िलहाल मुश्किल है और उनको इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। और एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ हम लोग को चाइना को जो है, चाइना ये चीज़ आर्ग्यू करता है कि हमको ये रिकंसिडर करना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारा आगे चल के जो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस है, वो किस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन इंडिया के साइड से ये कहते हैं कि चाइना को ये चीज़ भूल जाना चाहिए कि इंडिया जो है उनका ऐसा इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक राइवल है और उनको ये चीज़ के आगे सोचना चाहिए कि किस प्रकार से पीस जो है वो आगे मेंटेन कर सके। तो इसके ऊपर उनको थिंक करना चाहिए और चाइना जैसे कि इंडिया कहता है और चाइना के भी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इसके ऊपर कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डायलेमा है उनका, वो कैसे आया? तो वो उसके ऊपर कहते हैं कि जैसे कुछ ऐसे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो चाइना में ऐसा कहते हैं कि चूँकि चाइना और यूएस के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो और भी ज़्यादा गमगीन होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो उसमें चाइना को ऐसा करना चाहिए कि पहले यूएस के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि पहली बात तो वो उतने सक्षम भी नहीं है। उनका मिलिट्रियल पावर चाइना का और यूएस का आप देखिए फार डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो उतना सक्षम है, तो चाइना में ये कहते हैं स्ट्रैटेजिस्ट कि पहले आप यूएस के जितने एलाइज़ हैं, उनके हाथ-पैर तोड़िए। जैसे फर्स्ट ब्रेकिंग इट्स आर्म एंड लेग। यूएसए के जितने भी एलाइज़ हैं, वो उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशंस का फ़ायदा उठा के, जैसे फ़िलिपीन है, उसमें यूएस अपना, ताइवान है, उसमें यूएस अपना हाथ दिया हुआ है, इंडिया से अपना एलाई किया हुआ है। तो ये सब जो चाइना को बहुत ज़्यादा घेरे हुए है यूएसए, तो वो कहते हैं कि पहले उनको आप कंट्रोल कीजिए, वियतनाम, फ़िलिपीन, ये सब सारा कुछ को आप कंट्रोल में डरा धमका के रखिए और तब यूएस के ऊपर आप जो है कि बाद में अल्टीमेटली आप उस पे हमला कर सकते हैं। तो इंडिया के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए? तो ये जो जिंगोलिज़्म को जो सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि देखिए, इंडिया को 3 फ्रंट पे बात करना चाहिए। इंडिया से चाइना को 3 फ्रंट पे बात करना चाहिए। पहला, थ्री नोज़ मतलब नो वीकनेस, नो कंसेशन और नो डिफेंसिव डिफेंस। मतलब अगर कुछ भी हो बिल्कुल आर-पार का लड़ाई कर दीजिए, कोई ट्रेड उसको कुछ भी ऐसा कुछ फ्री में मत दीजिए, उसको बिल्कुल डरा-धमका के रखिए, ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये अगर आप अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करते हो, तो यही स्टेबिलिटी और पीस लाएगा। क्योंकि आप देखिए 1962 में भी चाइना और इंडिया वॉर जब हुआ था, उसके बाद इंडिया को मतलब पीस हम लोग का चाइना और इंडिया का वॉर के बीच में एक बहुत दिन तक आगे तक चला था और इसका जो हम लोग जो इंडिया को हराए थे इतना डिसिसिवली, तो उसके वजह से ही जो अमेरिका और सोवियत यूनियन जो है उनका भी एम्बिशंस इंडिया की तरफ थोड़ा-सा ठंडा पड़ा था और उनको ऐसा लगने लग गया था कि हम चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को तो अपना ढाल नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा अगर आप चाल अभी भी चलोगे और इंडिया के प्रति अगर आप एग्रेसिव रहोगे, तो हो सकता है कि बॉर्डर को स्टेबलाइज़ करके आप पूरे एंटायर रीजन में पीस मेंटेन करके कर पाओ। और आपको ये चीज़ सिर्फ़ एक ही जगह पे नहीं करना होगा, एक्साई चीन पे ही नहीं, आपको मैकमोहन लाइन जैसे अरुणाचल प्रदेश ये सब जगह से पूरा वहाँ से वहाँ तक में जहाँ पे भी आप चाहो, जहाँ पे भी आप कर सको, उन सब जगह पे आपको ये चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो नागा सेपरेटिस्ट हैं, कश्मीरीज़ हैं और माओइस्ट हैं जो अंदर में छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब जगह पे, उनको भी आप सपोर्ट करते रहो जैसे आप सपोर्ट करते हो और इसी सब से जो है आप इंडिया को वीक कर पाओगे इंटरनली और एक्सटर्नली एलएसी के ऊपर। लेकिन इसको क्रिटिसिज्म करते हैं कुछ लोग जैसे ज़ेंग, योगहिन और यू योंग यू जो हैं वो लोग इसको चीज़ इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपका ये जो टिट फॉर टैट वाला जो पॉलिसी है, वो चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि जब भी आप एलएसी के ऊपर स्ट्रैटेजिक इंटेंट अपना दिखाते हो, तो इंडिया के अंदर एक स्ट्रोक ऑफ नेशनलिज़्म आ जाता है और पूरा इंडिया जो है, वो वैसे तो डिवाइडेड है आपका स्टेट्स के ऊपर, उनके अपने एप्रीहेंशंस रहते हैं हमेशा। 1 मिनट। वैसे तो वो डिवाइडेड हैं सॉरी, वैसे तो वो डिवाइडेड हैं स्टेट्स के अंदर अपने-अपने पार्टीज़ और सब कुछ वो लोग आपस में लड़ते-मरते रहते हैं। लेकिन जब भी एलएसी पे जो टेंशन्स आते हैं, जैसे अभी-अभी आपने देखा होगा कि सर्वदलीय मीटिंग में सब लोग सपोर्ट किया था कि नहीं ठीक है, हम लोग को चाइना के ऊपर वॉर कर देना चाहिए और हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग अपने आप में यूनाइट हो जाते हैं और जो कि चाइना का इंटरेस्ट को के बिल्कुल खिलाफ है।
और इवेंचुअली अगर जो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जो कि चाइना कभी नहीं चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, वॉर हो और उसमें बेफिजूल का पैसा खर्च हो। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर आप इंडिया को लेसन टीच करना चाहते हो तो आपको शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होना चाहिए, आपको दूर का सोचना चाहिए, आपको दूरदर्शी होना जो पड़ेगा और आपको फिजियो मतलब साइकोलॉजिकली ये प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने आप में सोचना पड़ेगा। चाहे मतलब इंडिया को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इंडिया अगर राइज करेगा, अगर अगर रीजनल पावर में अगर राइज करेगा और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि जो इंडिया का जो है पावर वो राइज करेगा, अगर जैसे ही उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है तो वो राइज जरूर ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर सारा कुछ ऐसा, उसके अंदर क्वालिटीज है जो हमारे अंदर कुछ दिन पहले था। तो अगर ये चीज़ राइज़ करेगा तो अगर चाइना और इंडिया का अगर अगर अच्छा रिलेशनशिप बनता है तो वो यूएस और चाइना का रिलेशनशिप को टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारा क्रूशियल साबित होगा फ्यूचर में। तो इस वजह से इंडिया चाइना को ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही ऐसे डैमेज हो जाए उन दोनों का, इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप, जो कि आप मतलब उसको ठीक ही नहीं कर पाओ बाद में चल के आगे। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं स्टेप उठाना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में अगर टाई भी हो जाता है ना, लड़ाई होने के बाद अगर वॉर हो जाता है, अगर टाई भी हो जाता है, फिर भी आप देखिए कि इंडिया को ही जो है कि ज़्यादा लोग जो है वर्ल्ड में, और भी इंडिया का जो अंदर में इंटरनल जितने भी है आपके, वो सब लोग उसी को ज़्यादा मतलब मनोबल उनका बढ़ाएगा, क्योंकि आप देखिए कभी भी कोई एक बड़ा पहलवान और एक छोटा पहलवान में, जैसे दंगल मूवी आपने देखा था, तो बड़ा पहलवान था और जिसे दंगल मूवी में लास्ट में उनसे लड़ा था, 55 किलो वेट का था, 20 किलो वेट ज़्यादा था सलमान खान से। तो अगर वो उसको हरा नहीं भी देते, अगर वो उसको टाई में भी अगर वो खत्म हो जाता ना वो मैच, फिर भी उसको उतने लंबे तक उसको खींच के रखना और उसको मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे कि हम लोग डोकलाम में किए थे, हम लोग वहाँ पे टाई में हो गया था और बात सलट गया था, लेकिन इंडिया उतने दिन तक जो उसको झेला वहाँ पे, और वहाँ पे से पीछे अपना पीठ नहीं हटाया, डरा नहीं जो इंडिया उससे, तो इसके वजह से वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की काफ़ी ज़्यादा वाहवाही हुई थी। और चाइना और यूएसए भी इसका मतलब ऐसा समझा था, इंडिया का लोहा माना था, और वर्ल्ड में सब लोग, उसके बाद वियतनाम और फिलीपीन, ये लोग भी जो है कि इंडिया से ब्रह्मोस मांगने लग गए थे और थोड़ा सा और सटना शुरू कर दिए थे। तो ये अगर इंडिया से वॉर अगर आप करते हो चाइना, तो वो बताते हैं अगर वॉर करोगे तो ये आगे यूएसए आएगा ही आएगा उसके साथ मिल करके, और वो मिल करके जब आएगा आगे तो हो सकता है कि वो उसके जो मिलिट्री मतलब जितने भी उसके पास एपरेटस हैं उसके साथ चाइना को और भी ज़्यादा हम लोग को गिरा दे और हम लोग को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। वो देखिए कि लॉन्ग टर्म इंडिया चाइना जो है उनका ऐसा रिलेशनशिप है कि एंटी चाइना अलायंस उनका और भी ज़्यादा मतलब क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है चाइना को बहुत अच्छा समझता है, और जो भी इंडिया जो है, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में भी इंडिया ने चाइना को बहुत ज़्यादा खंडन किया था, और उस समय वर्ल्ड नहीं समझा था, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, और वो लोग भी अब धीरे धीरे मतलब एक डिफेंसिव पॉलिसी की फ्रेमिंग की तरफ में बढ़ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। तो अगर इंडिया से अगर पंगा लेता है चाइना, ऐसा वहाँ के थिंक टैंक कहते हैं, तो आगे चल करके फ्यूचर में हम लोग का यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और भी जो फिलीपीन और ये सब ब्रुनाई, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, इनका एसोसिएशन बढ़ेगा, जो कि एंटी चाइना जो आग है उसको और भी ज़्यादा ये लोग घी प्रदान करेंगे। तो इस वजह से हम लोग को एक ग्लोबल ग्लोबल जो इंडस्ट्रियल चेन का जो रीशेपिंग है उसको बनने से रोकना है। हम लोग को इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना है कि वो लोग एक इस तरह का अलायंस बना लें एंटी चाइना का, और जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेन जो है जैसे कि शिफ्ट हो रहा है बहुत सारा चाइना से, हांगकांग से भी अभी जो अभी वो लोग सैंक्शन लगा रहे हैं, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया, तो उसमें जो है कि वो लोग भी वहाँ से हट रहे हैं। ब्रिटेन हांगकांग को बोल रहा है कि आप जो भी कंट्री अगर हांगकांग से उठ के ब्रिटेन में आना चाहता है तो उसको हम लोग स्पेशल फैसिलिटीज़ और प्रोविजंस देंगे, तो आप लोग वहाँ से उठ करके आइए। इसके ऊपर चाइना जो है उसमें नाराज़ कर रहा है, और अब देखिए अभी G7 का अभी बढ़ा करके उसको G10 कर रहा है, जो यूएसए ट्रम्प ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि G7 को बढ़ा के हम लोग G10 करेंगे, और उसके बाद D10 भी करेंगे उसको, ऐसा जर्मनी कह रहा है G10 को हम लोग D10 करेंगे। G10 में ग्लोबली जो एडवांस इकोनॉमी है वो लोग जुड़ेंगे, और D10 मतलब डेमोक्रेटिक एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्री जितना है वो सब जुड़ करके, और चाइना को कैसे कंटेम करना है, हमको नीचे लेके आना है, उसके ऊपर बातचीत चलेगी। तो ये सब सारा कुछ के बात चल रहा है, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा हम लोग का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज़ है, और भी जो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे जो हम लोग का स्ट्रैटेजी है वो चाइना को वीक करेगा। इसलिए इंडिया को ऐसे वॉर में सुलझा करके उलझा करके हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वहाँ के थिंक टैंक कहते हैं। उन्हीं से मतलब मिलता जुलता थॉट्स और भी कुछ चाइनीज़ प्रेस के अंदर ऐसा चलते रहता है आर्टिकल, जो कि एनोनिमसली बहुत लोग रैंडमली
बहुत लोग लिखते रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर चाइना चाहता है कि इंडिया इंडिया पाकिस्तान जैसा रिलेशनशिप हो एलएसी के ऊपर, कश्मीराइजेशन हो आपका इंडो चाइना बॉर्डर्स का, तो उसके लिए चाइना को बिल्कुल अपना जो पॉलिसी है उसको रिवर्स करके लेकर के आना पड़ेगा एलएसी के ऊपर में। क्योंकि अभी फिलहाल चाइना ऐसा करता है, जैसे जापान से भी और काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है वो लोग का, तो वो लोग का ऐसा दिखता है कि रीजनेबल और प्रॉफिटेबल मतलब उनका पॉलिसी है कि लड़ाई-वड़ाई ठीक है, नोक-झोंक चलते रहता है, लेकिन वॉर या फिर मतलब मार-पीट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि उनका इकोनॉमिकल और प्रॉफिटेबल जो उनका मुद्दा है, वो सारा कुछ नेशनल इंटरेस्ट में उनका चलता रहे और उसी के तरीके से वो लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव अपना कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के बीच में अपना वो लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना है कि लड़ाई कर लेना है तुरंत में, तो इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि देखिए चाइना के पास कुछ एडवांटेज है, तो इंडिया के पास भी कुछ एडवांटेज है। जैसे चाइना के पास क्या एडवांटेज है कि हम लोग साइकोलॉजिकली ऐसा है कि हम लोग सुपर पावर है। हम लोग के पास इक्विपमेंट्स थोड़े बहुत ज़्यादा हैं इंडिया से और हमारे पास लॉजिस्टिक मोबिलाइज़ेशन जो है वो थोड़ा ठीक-ठाक है क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बॉर्डर के पास में वो थोड़ा ठीक है। लेकिन इंडिया के पास भी एडवांटेज है। इंडिया के पास क्या एडवांटेज है कि वो डिप्लॉयमेंट अच्छा कर सकते हैं। उनके पास ऊँचाई वाला जगह बहुत ज़्यादा है और फिर उसके बाद उनके पास सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि लद्दाख-वद्दाख तक बिल्कुल प्रॉपर जो है हम लोग का वहाँ पे सिविलाइज़ेशन अच्छा तरीके से वहाँ पे बना हुआ है और जो ठीक विपरीत उधर देखिए कि तिब्बत साइड में उतना ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। बहुत जगह पे बहुत दूर-दूर तक सिविलाइज़ेशन उतना ज़्यादा है नहीं उनका। तो प्रैक्टिकल वॉर एक्सपीरियंस भी इंडिया का जो है कि वो पहाड़ों पे लड़ने का उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के साथ वो लोग लड़ चुके हैं पहले और हमारे इंडिया साइड में जो है उतना ज़्यादा वो उठना उठा हुआ जगह नहीं है वो, तो यहाँ पे एयरफ़ोर्स जो है वो हम लोग का काफ़ी अच्छा एक्ट कर सकता है। लेकिन तिब्बत तिब्बत साइड में जो है उनका फ्लोर इतना हाई है कि वो पहले से ही इतना ऊपर है कि उसमें वहाँ पे एयरफ़ोर्स को काम करने के लिए और ऊपर जाके लड़ना पड़ेगा। जिस वज़ह से वहाँ पे जो जितने भी जो एरोप्लेन्स आएँगे तो वो उतना अच्छा सा काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनका ऑक्सीजन जो उनको मिलेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा अल्टीट्यूड चल जाता है ऊपर, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो फ्लाइट्स हैं, वो उतना अच्छा काम कर नहीं पाएँगे। तो ये सब सारा कुछ उनका मतलब इंडिया की तरफ में मतलब एडवांटेज है, हमारा डिसएडवांटेज है और टोपोग्राफ़ी का भी इंडिया के पास, क्लाइमेट का भी उनके पास थोड़ा-सा एडवांटेज है, हमारे पास थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है। तो ये सब कुछ को देखते हुए चाइना को आगे अपना प्रोलॉन्ग्ड स्टेप उठाना चाहिए और ये चीज़ को उनको समझना चाहिए कि यूएस इस चीज़ का मौका में है कि जैसे ही इंडिया के साथ चाइना का वॉर होता है तो यूएस अपने जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियर कर लेगा और इंडिया के साथ खड़ा होकर के चाइना की बजा देगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और फिलहाल ये चीज़ अभी चाइना को है भाई पता है कि अभी अगर हम लोग वॉर लड़ेंगे तो अभी हमारे पास इतने सारे वेपन्स हैं कि हम लोग न्यू दिल्ली को हम लोग बॉम्ब कर सकते हैं। न्यू दिल्ली जो है हमारे बिल्कुल रेंज के अंदर है। हम लोग चाहें तो यहाँ बैठे-बैठे बॉम्ब कर सकते हैं न्यू दिल्ली को। लेकिन इंडिया ये चीज़ अभी नहीं कर सकता क्योंकि बीजिंग जो है मतलब इंडिया से बहुत दूर है, इंडिया के क्षेत्र से और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैक्टिकल वेपन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो उनके बॉम्ब को हम लोग गिरा सकते हैं। तो लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये वॉर चला, एक बार अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया चाहेगा कि इसको लॉन्ग खींच करके लेके जाएँ और जैसे ही वो थोड़ा-सा लंबा खींच करके लेके जाएगा तो बहुत सारे और दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया के साथ जुड़ जाएँगे और हो सकता है कि चाइना के लिए वो बहुत ही बड़ा डिसिसिव मतलब हार साबित हो और लॉन्ग टर्म में हमारा जो मोराल है और जो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल जो हमने अभी रेथोरिक क्रिएट किया है चाइना के लिए, चाइना के एवज़ में, वो सब कुछ को सफ़र करना पड़े। तो इस वजह से अभी बॉर्डर पे फ़िलहाल तो हम लोग पीस मेंटेन करना हमारी ज़रूरत है चाइना के लिए और इसको जो है कि आगे चल कर के हम लोग किस प्रकार से पुश करेंगे, वो चीज़ को हम लोग को देखना पड़ेगा कि मीनव्हाइल चाइना जो है और इसके साथ-साथ चाइना जो है अपना जो नॉर्मल जो इनसिक्योरिटीज़ जो क्रिएट करना है आपके इंटरनली इंडिया के अंदर में, वो सबको क्रिएट करता रहे और चाइनीज़ पोर्ट जो है वो ग्वादर पोर्ट में अपना मेंटेन रखे रहे चाइना अपना ये चाइनीज़ नेवी को ताकि आपका जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन का जो उसका जो ट्रेड रूट है, उसको इंडिया मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आगे चल के। और उसके साथ वो ट्रूप डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं अपना तिब्बत रीजन में ताकि जो इंडिया को जो है वो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा इनसिक्योर करे चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। तो ये सब जो प्रॉब्लम जो पहले से चलते आ रहे हैं छोटे-मोटे वो सबको करते कंटिन्यू रखें इंडिया के साथ। तभी जो है आगे चल कर के इंडिया के साथ आप एक जो साइकोलॉजिकल वॉर है और वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो आप जो चाहते हो एडवांटेज जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इंडिया के खिलाफ, तो उस चीज़ को आप मेंटेन कर सके कि जो कि वॉर के साथ तो ये आपका बिल्कुल भी मतलब
पॉसिबल नहीं है। तो डिस्पाइट ऑफ जिंगोलिज्म एंड रेथोरिक प्रोपेगेटेड, जितना भी ये सब जो वॉर जो कर रहा है, जो ग्लोबल टाइम्स का आप सुनते होंगे, चाइना बहुत प्रिपेयर्ड है, ये सब आता है आर्टिकल। तो ये अभी फिलहाल वहाँ पे डायलेमा ऐसा है चाइना का कि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। वॉर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। छोटा सा लड़ने के लिए आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा श्योर होना चाहिए कि आप जीतोगे ही जीतोगे। क्योंकि अगर टाई भी हो गया तो उसके हिम्मत की आपको दाग देनी पड़ेगी और वर्ल्ड लेवल में उसकी काफ़ी ज़्यादा वाहवाही हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि और फिर यूएसए और वो एक नौ मतलब यूरोपियन यूनियन ये लोग सब इंडिया के साथ है, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर आगे चल के सैंक्शन लग जाए। इंडिया को और थोड़ा-सा मतलब वर्ल्ड वाइड उसको फंडिंग मिल जाए, तो ये इंडिया के लिए फ़ायदा ही हो जाए। तो ये चीज़ ना हो, इंडिया को चीज़ ये मतलब चाइना को ये चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा आगे, तभी हम लोग इस चीज़ के ऊपर अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये आर्टिकल किसने लिखा? आर्टिकल लिखा है अंतरा घोषाल सिंह। ये कौन है? ये रिसर्चर हैं दिल्ली पॉलिसी ग्रुप डीपीजी, और ये ग्रेजुएट हैं सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना से। और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में फेलोशिप भी कर चुकी है नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान से। तो ये था हमारा आर्टिकल, बढ़िया आर्टिकल था। फिर छाबार पोर्ट के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। इसके अंदर यही है, 2 चीज़ है कि 2-3 चीज़ जैसे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग जो है कनेक्टेड, अगर सी लेन हम लोग वहाँ पे अगर हो पाता, हमारा छाबार में कंटिन्यू ऐसा रहता। इंडिया ने मतलब सबसे पहला इंडिया का यही मुद्दा था कि हम लोग को छाबार में जो है कि क्रिएट करना है अपना बढ़िया पोर्ट, क्योंकि ग्वादर हमारे हाथ से निकल गया था। तो हम लोग अगर वो चीज़ को मेंटेन कर पाते तो छाबार से हम लोग जो कल भी हम लोग मैप में देखे थे कि किस प्रकार से हम लोग जो है कि रशिया के अंदर घुस सकते थे, अफ़गानिस्तान अंदर के अंदर हम लोग जा सकते थे, और अफ़गानिस्तान के अंदर हम कनेक्टिविटी हम लोग इसे इंक्रीज़ भी किए हैं। हम लोग इसको मेंटेन करके अभी जो है पिछले साल हम लोग एक बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट चाइना से मतलब अफ़गानिस्तान से हम लोग वहाँ छाबार पोर्ट के थ्रू हम लोग मँगवाए थे, और हम लोग इधर से भेजे भी थे, और अभी तक फ़िलहाल जो है हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ से अपना ट्रेड धीरे-धीरे बढ़ा चुके थे। लेकिन अभी जो रेलवे है, ये सब के बावजूद भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकन पेनल्टीज़ के अब हमें बहुत ज़्यादा डर था। फिर भी अमेरिका से हम लोग जो है कि हम लोग मतलब सैंक्शंस नेगोशिएट कर लिए थे कि हम लोग के ऊपर रेलवे लाइन डेवलप करने के लिए हम लोग पेनल्टी ना लगाया जाए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हमारे पास हुआ है, और हम लोग सबसे बड़ा बात कि हम लोग वहाँ से पेट्रोलियम जो लेना था ईरान से, वो लोग हम लोग अभी बंद कर दिए हैं, जो कि अमेरिका उसके ऊपर नाराज़ था। तो इस वजह से ईरान जो है वो भी हमसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मतलब नाराज़ है, और इसकी वजह से चाइना के साथ उन्होंने 25 ईयर का जो एक कमिटमेंट है वो साइन कर लिया है। और जनवरी में जब आए थे वहाँ के जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के विज़िट पे जब आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि हम मतलब चाहते हैं कि इंडिया के साथ ये चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, छावार पोर्ट और रेलवे लाइन जो है आपका 600 कुछ किलोमीटर का, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल इंडिया की तरफ से कुछ डिसिसिव स्टेप नहीं आ रहा है, जिस वजह से हम भी मजबूर हैं। तो कुछ भी रीज़न हो इंडिया का ये मतलब ईरान के बीच में, या फिर यूएस का जो भी ट्रायंगुलर जो चल रहा है प्रॉब्लम, लेकिन इंडिया जो ये जो हार गया है इस चीज़ को मेंटेन करना, तो उसके वजह से इंडिया को प्रॉब्लम तो आगे होगी, और ये डिसिसिव एक स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है आपका, उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा करता है कि आप सोवेरियन कंट्री हो, तो आप दूसरे कंट्री के सैंक्शन के ऊपर कैसे ऐसे मतलब निहत्थे हो सकते हो। नेक्स्ट 2-3 आर्टिकल बचता है आपका, वो मैं अभी सेकंड पार्ट में आपको अपलोड करके बता दूँगा। तो अगर आपको देखना है ये सब, स पैंडेमिक के ऊपर एक आर्टिकल है, वो चीज़ आप देखोगे तो आप नेक्स्ट आर्टिकल में आप उसको देख सकते हो। तो प्लीज़ पार्ट 2 देखिएगा, 10-15 मिनट का पार्ट 2 होगा, क्योंकि ये वाला आर्टिकल थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं, वो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट, तब्लीगी जमात वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आप देखिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पार्ट 2 भी आप देखोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।